हेलो। आवाज आ रही है आशुतोष? हेलो आशुतोष, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अपना मैट्राइसेस हम लोग स्टार्ट किए थे मैट्राइसेस से, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्राइसेस थे और उसके प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया रैंक, और इसके बाद वेक्टर स्पेस का मैंने वीडियो सेंड किया था, बोला था वो देख लो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अपने पास मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर स्पेस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रैंक फाइंड आउट करने आना चाहिए। क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रॉपर्टी, वो सब किससे रिलेटेड है? एक तो रैंक से, और एक तो वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट उससे रिलेटेड है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले होता क्या वो समझते हैं, उसके बाद एक एक करके उसका प्रॉपर्टी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये अपने पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। सपोज ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे टोटल m लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि अगर एक लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे? वन लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे टू है तो टू लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अपने पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है, और अपने को क्या करना है? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपने को तीन टर्म समझने होते हैं। जैसे ये जो a11, a12, a1n, a2n, इसका यूज करके हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो x1, x2, xn यूज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अननोन। मतलब ये जो x1, x2 सॉल्व अप टू xn है, ये अननोन्स है। और टोटल मेरे पास कितने इक्वेशन है? टोटल m इक्वेशंस है। तो मतलब n क्या होगा? ये नंबर ऑफ अननोन, और m जो है ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे सब ये इसी से रिलेटेड आते हैं, नंबर ऑफ अननोन या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और उसके बाद नंबर ऑफ इक्वेशन। तो इसी के टर्म पे जितने भी क्वेश्चन होंगे n लेस देन m, n इज इक्वल टू m, n ग्रेटर देन m, और रैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। तो ये जो x1, x2 सॉल्व अप टू xn वेरिएबल यूज हो रहा है, इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ अननोन n से। और जो इक्वेशन यूज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वेर ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11,
सॉल्व अप टू a1n और am1 सॉल्व अप टू amn। मतलब ये अपने पास एक m क्रॉस n ऑर्डर का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये जो x है ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास टोटल m क्रॉस n और ये आ जाएगा n क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो जो b आएगा वो m क्रॉस 1। तो इससे क्या पता चलता है कि b में टोटल नंबर ऑफ m रोज हैं और ये अपने पास एक कॉलम वेक्टर है जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस 1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी कॉलम मैट्रिक्स है जिसके पास m क्रॉस 1 ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर n क्रॉस 1। तो ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं होते। पहला तो ये याद रखना है कि ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा और ये m क्रॉस 1 ऑर्डर। सेम कब होंगे? जब m और n इक्वल आ जाए। तो ये इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो अब ये b पे कंडीशन आता है, अगर b 0 आ गया तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर b नॉन जीरो है तो हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने को करना क्या है, ये जो अननोन की वैल्यू है x1 x2 सॉल्व अप टू xn, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा b1 b2 b3 और वो सब एक साथ आने थी। तो ऐसा कॉमन वैल्यू निकालना अपने को, सेट ऑफ अननोन्स निकालने जिनको पुट करने पे वो एक साथ पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट वो सिर्फ 2 या 3 के लिए ठीक था। बट अगर उससे ज्यादा करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो एलिमिनेट 2 के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है। तो उसी को 4 5 उससे ज्यादा करना है तो हम लोग कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे रो एक्लोन फॉर्म का। उसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने भी वेरिएबल्स हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि हमको इजीली वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या अपने को कैलकुलेट करना है। तो पहले नॉन होमोजेनियस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर होमोजेनियस। ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें ए का ऑर्डर होगा m क्रॉस n, x का ऑर्डर n क्रॉस 1 और b का ऑर्डर m क्रॉस 1। तो ये अपने पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, वो भी कैसा, नॉन होमोजीनियस। जिसमें b को क्या ले रहे हैं हम लोग, नॉन जीरो ले रहे हैं। अब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इसको हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, इसमें भी दो कंडीशन आता है, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन। बट मोर देन वन सॉल्यूशन के बाद सीधा कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास 3 कंडीशन होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। अब जो इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इसी से रिलेटेड आते हैं, या तो क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो नो सॉल्यूशन। और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि m और a के बीच में रिलेशन बताओ, a के रैंक के बारे में रिलेशन बताओ कि वो m के इक्वल है, n के इक्वल है, लेस देन m है, या फिर a के रैंक और एक टर्म पढ़ेंगे अभी हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो उसका रैंक बताओ। तो इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपने को दो टर्म समझना है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो वो कंसिस्टेंट होगा मतलब उसके पास सॉल्यूशन है, या तो इनकंसिस्टेंट होगा मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं। कंसिस्टेंट में दो होता है, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए अपने को एक नया टर्म डिफाइन करना है जिसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है आर्गुमेंट, इसका मतलब ही होता है ऐड करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में
ये जो बी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर देंगे, नॉन होमोजीनियस वाले पार्ट को ऐड कर देंगे और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। ये अपने पास आ गया एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स और ये सपोज ए मैट्रिक्स है। पहला कंडीशन, ए का रैंक एगुमेंटेड रैंक के अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोलते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। मतलब मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है, जब ए और इसके एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे इसके पास नो सॉल्यूशन। तो ये तो इंप्लाई करता है नो सॉल्यूशन। जब भी ए और उसके एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, अगर इक्वल होगा तो सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है। लेकिन ये अगर सपोज n के इक्वल आ रहा है, वेयर n क्या है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ अननोन। अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा आएगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स और ये लेस देन n आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये अपने पास एक कह सकते हैं कि एक अपने को थ्योरम मिल गया जिसका यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसका यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, इसका सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा है। तो अपने को ए का रैंक फाइंड आउट करना है और उसके एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है। इक्वल आ गया तो कंसिस्टेंट है। अब वो कंसिस्टेंट में उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये डिपेंड करता है कि जो रैंक आया है वो n के इक्वल है, वेयर n इज बोल सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ अननोन बोल सकते हैं। अगर लेस देन n आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये अपने पास पहला पॉइंट आ गया कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं, कैसा सॉल्यूशन, इसका बिहेवियर कैसा है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है यहाँ पे 2 3 3 और 6 और ये नॉन होमोजेनियस पार्ट 4 और 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रो एक्लोन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करूंगा। तो रो एक्लोन फॉर्म में जब कन्वर्ट करूंगा तो ये इसको जब माइनस करेंगे अपने को इसको जीरो बनाना है। रो एक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को जीरो बनाते हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 माइनस इसको गायब करना है तो 3/2 इंटू R2। मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि R2 माइनस 3/2 R1। तो ये आ जाएगा 2 3 4 और ये तो जीरो, ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो 6 माइनस 3/2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9/2 तो 12 माइनस 9 3/2। ऐसे ये भी कुछ नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। ये कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो आ गया ना तो अगर ये जीरो आ गया फिर भी इसका रैंक यही रहेगा, अगर ये नॉन जीरो आ गया फिर भी इसका रैंक यही है। ये हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे कि अगर ये नॉन जीरो आ गया ना तो यहाँ पे जीरो या नॉन जीरो आने से कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्लियर है सबको कि अगर यहाँ पे ये नॉन जीरो आ गया तो अगर ये जीरो भी होगा तब भी इसका रैंक सेम होगा, अगर ये नॉन जीरो आ गया तब भी इसका रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे अपने को क्या पता चला कि जो ए मैट्रिक्स का रैंक है और जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। और वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये क्लियर है सबको? तो मैट्रिक्स का रैंक, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है या फिर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब एक एग्जांपल बनाते हैं जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये अब इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं टोटल? वेरिएबल अपने पास 2 है और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 1 2 3। मतलब नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है। अब अपने को निकालना है इसका, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 3 2 2 3 5 और 5, और ये क्या आ रहा है अपने पास? 4 2 6। अब क्लियरली अपने को ये दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करके ये बनाया गया है, मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को ऐड कर दूं, पहले मैं अगर इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 5, इसको ऐड कर दूंगा तो ये 5, इसको ऐड कर दूंगा तो 6, और जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये पूरा पार्ट कितना आ गया? 0। ठीक है। अब अगर मैं इसको, जो ये पहले था वही इसको लिख दो, 2 3 और 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको करोगे ना तो ये आपस में कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको सिंपल देख सकते हैं हम लोग, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इससे क्या पता चला अपने को कि दोनों का रैंक, मैट्रिक्स का रैंक और जो एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो सेम आ रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है? 2। और इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स का रैंक और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम आ रहा है, किसके इक्वल? 2, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसके पास भी कितने सॉल्यूशन होंगे? ए हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। या आगे हम लोग यूज करेंगे कि एम और एन पे कंडीशन क्या होगा कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। ये पॉइंट क्लियर सबको? तो एक बार हम लोग ने क्या लिया, एम को इक्वल लिया तब भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। इसमें हम लोग ने क्या लिया है? एम को ग्रेटर देन लिया है तब भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन यूज करते हैं कि अगर सपोज एम लेस देन एन होगा तो क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा? यस या नो? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि m इज इक्वल टू एन है तब भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, m ग्रेटर देन है तब भी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तो अगर सपोज मैं m को लेस देन n ले लूं तो क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे? अगर नहीं होंगे तो उसका रीजन क्या? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। अपने को एक रिजल्ट पता है कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और m क्या कह रहा है? लेस देन n, तो इसका मतलब a का जो भी रैंक आएगा वो लेस देन इज इक्वल टू m आएगा, वेयर m इज लेस देन n। तो इसका मतलब रैंक ऑफ a इज लेस देन n। तो अब ये इक्वल हो या ना हो इक्वल, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे या नंबर ऑफ वेरिएबल, तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसके पास कोई भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या आ जाता है? m इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। तो ये पहला रिजल्ट क्लियर हो गया सबको? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? m इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। जब नंबर ऑफ रोज
ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो, मतलब बाकी सब केस देखेंगे बट इतना तो कंफर्म हो गया कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर m लेस देन n है तो इसके पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पहला रिजल्ट आ गया। अब ऐसे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि क्या m और n पे कोई कंडीशन होगा या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ये कंडीशन आ गया कि m क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू n आना चाहिए। तो एक बार m इज इक्वल टू n के लिए हम लोग इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया, अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बनाते हैं इसके लिए। कितने सॉल्यूशन इसके पास, 2 3 4 6 6 12। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा, तो मतलब मैं इसको 0 बना सकता हूँ इजीली। इसको 2 से 4 माइनस 2 इंटू रो 1, मतलब R2 माइनस 2 इंटू R1। तो ये 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 6 0। तो ये सब कैसे आ गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, और किसकी इक्वल आ रहा है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये लेस देन आर। इसका मतलब क्या हो गया कि AX B हैज अ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब इक्वालिटी के लिए अपने पास यूनिक सॉल्यूशन का भी पॉसिबिलिटी है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं m ग्रेटर देन n के लिए। कि नंबर ऑफ जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन n होंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन को ग्रेटर देन बताना ना। इसमें क्या किया हूं मैं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया हूं और दोनों को ऐड करके ये बना दिया। अब अगर मैं इसको एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालू इसका, तो 3 6 9 2 3 4 6 5 और 9। मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, तो मतलब मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ। ये जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो इसका मतलब मैं ये सब को 0 बना सकता हूँ। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इसमें जो A का रैंक है और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो दोनों 1 आ रहा है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन भी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यूज हो रहे हैं, 2। तो मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स से लेस देन भी है, और A और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है। तो इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जब m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन